गुड मॉर्निंग। तो फिर से मैं आ गया हूँ आप लोग को बकाने के लिए। तो देखिए पार्ट वन मैंने दे दिया था आपको, कल अपलोड कर दिया था, ठीक है ना। तो ये पार्ट टू है उसका, ये भी 1 घंटे का लगभग वीडियो होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और गारंटी है एकदम कि 4 से 5 क्वेश्चन नीट में इस चैप्टर से बस 2 वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो बताओ कितना फ्रूटफुल वीडियो है ये। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मोबाइल रख दूं मैं फिर। और एक और रिक्वेस्ट है, जो पीडीएफ मिला है आपके पास उसको जो है ले करके बैठ जाइए मोबाइल में या फिर कहीं भी, पीडीएफ निकलवा लीजिए और साथ में इसको देखते रहिएगा, ठीक है ना। तब अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा, उसको टिक करते रहिएगा जो जो बोल रहा हूँ मैं। चलिए, अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड, यहाँ शुरू करते हैं फिर से। चलिए ध्यान से देखें, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले मैंने कहा कोई भी ग्लैंड पढ़िए तो उसका लोकेशन पढ़ लो, ठीक है ना। लोकेशन पढ़ने के बाद मतलब कहाँ है वो, उसके बाद उसका फंक्शन पढ़ लो और उससे जो हार्मोन्स आ रहे हैं उसको याद कर लो, और उन हार्मोन्स के हाइपो सिक्रेशन से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा। 3-4 चीजें हैं जो हर ग्लैंड के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो हम थायराइड की बात कर रहे हैं, तो थायराइड से जो मेजर जो मेन हार्मोन है जो निकलता है, हम थायरोक्सिन की बात करते हैं, T4 भी बोलते हैं, और एक होता है T3। तो मेन की बात जहां पे हम करेंगे जनरली थायरोक्सिन की ही बात करते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे। composed of two lobes which are located on either side of trachea, ठीक है ना। ट्रैकिया के दोनों साइड, ट्रैकिया के दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों में ये रहता है, ठीक है ना। इसको आप समझिएगा, ट्रैकिया के दोनों साइड में होता है, आइदर साइड बोला हुआ है। तो 2 लोब होते हैं, होता है एक ही ग्लैंड है, लोब 2 होते हैं। बोथ लोब्स आर कनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एस्थमस। एस्थमस से दोनों कनेक्टेड होते हैं, कल हमने ये पोर्शन देखा था थोड़ा सा। अब देखिए, ये जो होता है थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर होते हैं थायराइड फॉलिकल्स, और वो फॉलिकल्स के बीचों बीच जो कंटेंट होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये जो फॉलिकल्स है स्ट्रोमा, यानी कि हम कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज स्ट्रोमा एंड थायराइड फॉलिकल्स। ओके, तो यहाँ लिखा है composed of follicle cell stromal tissue, each thyroid follicle is composed of follicular cells which synthesize 2 hormones। जो फॉलिकल है, फॉलिकल मींस जो थायराइड फॉलिकल है, ये किससे बना हुआ है, फॉलिकुलर सेल से बना हुआ है। और ये फॉलिकल सेल्स जो होते हैं ये सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, यही सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स, 2 तरह के हार्मोन्स। एक होगा T4 और दूसरा होगा T3। T4 का दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन, ठीक है। T4 नाम क्यों है, बिकॉज टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसका नाम है टेट्रा। चार चार आयोडीन के इसके मॉलिक्यूल में 4 आयोडीन होंगे, और नीचे वाला होगा ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इस बात को। ओके, अब देखिए एक बात जो मैंने यहाँ लिखना भूल गया है, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्टिव हार्मोन है, कौन सा ज्यादा एक्टिवली काम करता है। तो याद रखेंगे T3 इज मोर एक्टिव देन T4। वही तुरंत लिखो, लिखो लिखो, समय दे रहा हूं मैं 10 सेकंड का, तुरंत लिखिए वहीं पे, यहाँ पे कहीं पे भी लिख लीजिए, एनसीईआरटी पे लिख लीजिए। T3 इज मोर एक्टिव देन, बस इतना लिख लो, एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ, लिख लो T3 इज मोर एक्टिव देन T4। अब देखिए होता क्या, T3 का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है इसलिए भी एक्टिव होता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, जो T4 होता है, उसे इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर किया जाता है और फिर जब जरूरत पड़ती है उसे रिलीज करते हैं। तो याद रखेंगे मोर एक्टिव कौन है, T3। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है कि आयोडीन एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। अब देखा, ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं, ये थायराइड के जो हार्मोन्स है T3 हुआ T4, ये सब के अंदर मॉलिक्यूल में मेजर जो कंपोनेंट है वो है आयोडीन। तो आयोडीन की वजह से अब आपके बॉडी में अगर आयोडीन रहेगा नहीं तो ये हार्मोन का निर्माण अच्छे से होगा नहीं। तो इसलिए कह रहा है आयोडीन बहुत एसेंशियल है अगर आप चाहते हैं आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क करे। चलिए आगे देखते हैं। T4 is comparatively secreted more than T3। कौन ज्यादा सीक्रेट होता है, T4, ठीक है। फंक्शन देखते हैं, देखिए T4 ज्यादा रिलीज होता है बिकॉज उसको स्टोर भी करना होता है, ठीक है ना। मैंने कहा कोई भी हार्मोन स्टोर नहीं किया जाता है बशर्ते एक हार्मोन थायराइड का है जो थायरोक्सिन कह रहे हैं, इसे स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और फिर मैंने बताया था वैसोप्रेसिन और ऑक्साइटोसिन, ये लोग पार्शियली स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, पार्शियली स्टोर होते हैं। चलिए ध्यान समझेंगे, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की फंक्शन क्या है। सबसे पहली बात, रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर ऑफ बॉडी। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। आपकी बॉडी कितना कैलोरी, कितना एनर्जी खर्च कर रही है, यही होता है
बेसल मेटाबॉलिक रेट। ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ऑफ ए पर्सन एट रेस्ट। आप रेस्ट में रह के आपकी बॉडी, जैसे कहते हैं इसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, जो पतले लोग होते हैं उनको कहा जाता है अरे बहुत तगड़ा मेटाबॉलिज्म है इसका, जो भी खाना खाता है पच जाता है, एनर्जी के रूप में यूज हो जाता है, और ये मोटा नहीं है। जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग मोटे होते हैं बाबू, हमको मत देखो, जो लोग आई एम हेल्दी, खाते पीते घर से, आई एम नॉट मोटा, ठीक है ना, पेट खींच के नहीं खड़ा हूं मैं, मोटा नहीं हूं, ध्यान समझो। बीएमआर मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो ज्यादा रहेगा तो बीएमआर ज्यादा। बीएमआर ज्यादा का मतलब आपकी जो बॉडी में एनर्जी है, जो खाना खा रहे हो वो तुरंत तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, वो यूज हो जा रहा है, तो वो स्टोर नहीं होगी, तो आप पतले रहोगे। तो बीएमआर ज्यादा यानी कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बीएमआर अगर कम है तो कम है यानी कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो और आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन है, और क्या है होगा, अब जो खाना पीना जो न्यूट्रिशन है सब स्टोर हो जाएगा फैट के रूप में। मेरे बॉडी में तो कोई फैट नहीं है तो मैं दिखा देता। चलिए अब देखिए पहला फंक्शन ये हो गया। तो बीएमआर को कंट्रोल कौन करता है या फिर रेगुलेट कौन करता है, घटाता बढ़ाता कौन है, थायराइड ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। अब देखिए मैंने कहा बीएमआर को कंट्रोल करेगा, तो कैसे कंट्रोल करेगा, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको रेगुलेट करेगा, कब तोड़ना है, ठीक है ना, कब किसको कितना तोड़ा जाए, एनर्जी कैसे खर्च किया जाए, तो उसके मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिथ्रोपोएसिस, ये भी एक ऐसा, थायरॉक्सिन की जनरली हम बात कर ले यहाँ पे, तो ओवरऑल थायराइड की बात कर रहे हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। अगर बॉडी में आपके क्या हो गया, आरबीसी कम हो गया, आपको हाइपोक्सिया मींस आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, आप सफोकेट करने लगे, उस केस में तुरंत स्टिमुलेट होगा थायराइड ग्लैंड और तुरंत रिलीज करवाएगा क्या, एरिथ्रोपोइटिन। कहां से, एरिथ्रोपोइटिन कहां से होता है बाबू, किडनी से होता है, दो होते हैं वहां पे, एक रेनिन होता है, एक एरिथ्रोपोइटिन, हम देखेंगे आगे चल के। चलिए ध्यान से देखें, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी मेंटेन करवाता है। चलिए ध्यान से देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, अगर थायराइड के सिक्रेशन, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका हाइपोसिक्रेशन यानी कम सिक्रेशन होने लगा, तब क्या होगा, देखें, कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोसिक्रेशन यानी कि थायराइड हार्मोन का मतलब नॉर्मल रेट से कम, नॉर्मल अमाउंट से कम सिक्रेट हो रहा है, तो इस केस को, इस डिसऑर्डर को बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। मैंने कहा जो भी थायराइड के हार्मोन्स हैं उनको बनाने के लिए आयोडीन जिम्मेदार होता है, तो अगर आयोडीन ही नहीं है तो बनेगा नहीं। तो आयोडीन अगर आपके नमक में कम है आयोडीन, या फिर आपके आयोडीन में नमक नहीं है, सॉरी नमक में आयोडीन नहीं है, तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी आयोडीन की हो जाएगी और ये सब हार्मोन्स नहीं बनेंगे यानी कम बनेंगे, और तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि आपको थायराइड, ये कहते हैं हाइपोथायराइड की बीमारी हो गई। चलिए अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म दो जगहों पढ़ेंगे। पहला हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्डहुड क्या होगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्टहुड या फिर एडल्ट वुमेन में होगा, देखने को मिलेगा। तो देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्डहुड में कॉजेज क्रेटेनिज्म, सॉरी क्रेटिनिज्म स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं, अगर ग्रोथ जो है रुक जा रही है बचपन में ड्यू टू थायराइड हार्मोन, इसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म। और ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन जब रुकता था तो क्या बोलते थे, ड्वार्फिज्म। दोनों में अंतर समझिएगा। तो ये थायराइड ग्लैंड की वजह से ग्रोथ रुका है अगर आपका, उसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म, बच्चों में होता है, और सिर्फ ये बच्चों में देखने को मिलेगा क्रेटिनिज्म, लेकिन वो सब में होता था, याद करिए, तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इससे क्या होगा, क्रेटिनिज्म में क्या क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन, मतलब ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, एबनॉर्मल स्किन मतलब स्किन में पिगमेंटेशन वगैरह हो सकते हैं, नॉर्मल नहीं होंगी, डीफ म्यूटिज्म, अंधे और बहरे, अंधे और बहरे नहीं मतलब गूंगे और बहरे हो जाएंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा है, पेट में जो बच्चा है उस पे ये सब चीजें हो सकती हैं ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। चलिए हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वुमेन, ध्यान समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, अगर कोई एडल्ट वुमेन है उसमें थायराइड ग्लैंड मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, थायरोक्सिन अच्छे से सिक्रेट नहीं हो पा रहा है, उस केस में क्या होगा, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या हो जाएगा बाबू, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप ओवरऑल कहें कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन causes cretinism in childs which are inside, मतलब वुम्ब में है अभी प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब जो मदर है उनके भी चाइल्ड जो है उसमें ग्रोथ नहीं होगा अच्छे से, क्रेटिनिज्म बोलेंगे, आईक्यू की डेवलप नहीं होगा। और अगर ये एडल्ट वुमेन में हुआ है तो इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। चलिए दूसरा नोट करके क्या लिखा है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड आल्सो enlargement ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉल्ड ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर, याद रखेंगे इसको।
अगर आपके खाने में नमक है तो आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा, यानी कि हार्मोन्स अच्छे से रिलीज नहीं होंगे, और उस केस में बाबू क्या होगा, एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर, या तो सिर्फ ग्वाइटर ही बोलते हैं, सिंपल ग्वाइटर लिखा है मैंने क्योंकि अभी आप देखेंगे हाइपर एक्सेल्मिक वाला जो ग्वाइटर होता है उसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल ग्वाइटर हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर तीन बीमारियां हमने बता दी आपको, अगर हाइपोसिक्रेशन है थायराइड ग्लैंड का तो ग्वाइटर हो सकता है, और अगर बच्चों में है जो पेट में है अभी माँ के, उसमें क्रेटेनिज्म हो सकता है, लो आईक्यू, इंटेलिजेंस लो हो जाएगा, और अगर एडल्ट वेमेन में हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर हाइपर सिक्रेशन हो जा रहा है तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू नोड्यूल डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन rate of synthesis and secretion of thyroid hormone abnormally increases called hyperthyroidism। देखा गया, अभी तो हम हाइपो की बात कर रहे थे, हाइपर की बात करते हैं। जब देखा गया कि अगर मींस अगर कैंसर हो जाता है, मतलब कैंसर का मतलब है ना सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, थायराइड के नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, उस केस में बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स, और ओवर सिक्रेशन होने के नाते क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ओवर सिक्रेशन होने के नाते क्या होगा, इसे हम बोलते हैं हाइपर, पहले तो अभी क्या होगा देखेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसकी वजह से होगा क्या लिखा है, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइचर, क्या बोला है, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। क्या होता है ध्यान से देखेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, कैसा भी ग्वाइटर है तो इनलार्जमेंट तो होगा। चलिए यहाँ पे देखें, लेकिन ये इनलार्जमेंट हाइपो की वजह से हुआ, यहाँ पे हाइपर की वजह से हुआ, दोनों का डिफरेंस समझिएगा आप लोग। चलिए, enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeballs, very very important, eyeballs बाहर निकल जाएंगे, ऐसे प्रेरित होंगे, देखो कैसे, नहीं कुछ लोग हंसते हैं, दोनों आंखें खुल जाती हैं बड़ी बड़ी, तो इसे बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल। बीएमआर बढ़ा देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बीएमआर बढ़ जाएगा तो वेट लॉस बहुत तगड़ा। मैंने कहा बीएमआर अगर बढ़ गया तो आपका बॉडी कुछ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सबको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो बॉडी में कुछ बचा नहीं, फैट भी नहीं है, तो वेट लॉस हो जाएगा। तो जिसका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है उसमें वेट लॉस ज्यादा हो जाता है, मेरा यानी कम होगा। ठीक है, मजा मत लो। नोट, थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, या फिर जनरली हम इसको कैल्सिटोनिन भी कहते हैं, जिसे हम टीसीटी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है थायरोकैल्सिटोनिन hormone which regulate blood calcium level, also known as calcitonin, decrease level of calcium in blood and promotes bone formation। ध्यान समझना, बोन फॉर्मेशन, ये जो टीसीटी है इसे हम हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, यानी कि कैल्शियम को ब्लड में से खींच करके बोन के पास ले जाता है, बोन के फॉर्मेशन में सपोर्ट कराता है। तो अगर ब्लड में से ले जा रहा है तो ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो बोल देंगे टीसीटी। कहां से रिलीज हुआ, थायराइड से। तो थायराइड से कुल मिला के तीन हार्मोन पढ़ लिए, T4, T3 और कैल्सीटोनिन, दूसरा नाम थायरोकैल्सिटोनिन, तीसरा नाम TCT, ब्लड में Ca2+ को कम कर देगा। नेक्स्ट, पैराथायरॉइड, फोर पैराथायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के पीछे चार ऐसे ग्लैंड हैं जिसको हम कह रहे हैं पैराथायरॉइड, वन पेयर ईच इन ईच लोब ऑफ थायरॉइड। पैराथायरॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे दो लोब होते हैं थायरॉइड के, एक लोब में दो पैराथायरॉइड होगा, दूसरे लोब में भी दो पैराथायरॉइड होगा, पीछे होगा, बैक साइड में होगा, याद रखेंगे। तो चार होते हैं ये। सीक्रेट पैराथायरॉइड हार्मोन, ये क्या करेगा, पीटीएच हार्मोन से रेगुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ कैल्शियम लेवल। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इंक्रीजेस Ca2 लेवल इन ब्लड लेवल। देखिए क्या है ये सब, आपने देखा थायराइड एक रिलीज कर रहा है हार्मोन कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन या फिर टीसीटी, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर दे रहा है। ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हुआ तुरंत रिलीज होगा पीटीएच, पीटीएच क्या कर देगा, फिर बढ़ा देगा। ठीक है ना बाबू, तो वही कह रहा है कि पीटीएच कितना रिलीज होगा ये कंट्रोल करेगा कि ब्लड में कितना कैल्शियम का लेवल है। ये लिखा हुआ है कि रेगुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ कैल्शियम लेवल। चलिए, ब्लड में कैल्शियम बढ़ा देगा बाय पीटीएच, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइपर कैल्सेमिक, इसका मतलब क्या है, पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीजेस Ca2+ एब्जॉर्प्शन
फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो आप फूड खा रहे हैं इसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड में कैल्शियम को, और जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं जैसे जो आपका बोमन कैप्सूल है, जो पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, वहां से भी जो एक्सेस ऑफ कैल्शियम जो बाहर निकल रहा था उसको भी ले लेगा। तो हम इसे कहते, और कहां भेजेगा लेकर के, ब्लड में, इसी को तो रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि ये एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, यानी कि पीटीएच जो है वो कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ा देता है और टीसीटी कैल्शियम लेवल को घटा देता है। इस बात को बेहद बेहद अच्छे तरीके से मेहनत से याद रखेंगे कि टीसीटी और पीटीएच दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। व्हेन पीटीएच ऑप्टिमम नॉर्मल अगर है तो डीमिनरलाइजेशन और रिजॉर्प्शन और डिसोल्यूशन ऑफ बोन्स, कैल्शियम को बोन से ब्लड में, देखो क्या है, मैं आपको यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, एकदम ध्यान से इस बात को एकदम छोड़ दो, अगल बगल कुछ मत देखो, कुछ नहीं देखो, ध्यान से बस आधा मिनट सुनो। यहाँ पे लिखा है डीमिनरलाइजेशन रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना। जो पीटीएच हार्मोन होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। अब देखो कहाँ कहाँ से बढ़ाता है, पहले तो खाना जो खा रहे हैं उसमें से कैल्शियम खींच के लेके आएगा ब्लड में, और जो आप रेनल टिब्यूल्स में जो फिल्ट्रेट चला गया है, फिल्ट्रेट में से कुछ अच्छे अच्छे Ca2+ होंगे उसको खींच के लाएगा, दो तरह। तीसरा तरीका क्या होता है, जो आपके बॉडी में बोन्स हैं, उस बोन्स में छोटे छोटे जो आउटग्रोथ बने हैं, नोट्स बने होंगे, छोटा आउटग्रोथ जिनको बॉडी की जरूरत नहीं है, उस कैल्शियम को वो क्या करता है, डिसोल्यूशन करवाता है, डीमिनरलाइजेशन मतलब वहां से ले आकर के ब्लड में पहुंचा देता है। तब अगर नॉर्मल पीटीएच लेवल है तो मतलब नॉर्मल पैराथॉर्मोन जो है ये काम करता है। लेकिन अगर पीटीएच औकात से ज्यादा बढ़ गया, अब क्या कर रहा था, पहले पहले तो सिर्फ जो नोड्यूल्स बने थे बोन में उसको बस वो क्या कर डिसॉल्व करा रहा था, लेकिन अगर पीटीएच पैराथॉर्मोन अगर ज्यादा हो गया, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा अगर बढ़ गया, उस केस में क्या होगा कि जो नॉर्मल बोन है ना उसको भी क्या करने लगेगा, उसमें से कैल्शियम को लेके आने लगेगा। अब जब उसमें से कैल्शियम को लेके आने लगेगा तब क्या हो जाएगा, जो हमारा बोन है वो कमजोर हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, उसमें पोर्स भी बन जाते हैं। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन की वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ओस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब पोर्स। तो ये सब बातें हैं जो समझना होगा आपको। तो डीमिनरलाइजेशन, डिसोल्यूशन ये सब कराता है, नॉर्मल कराता है जब नॉर्मल लेवल पे है। और उस केस में आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जो आउटग्रोथ होते हैं, जिन जिन स्ट्रक्चर्स की हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे हड्डी ऐसे निकला होता है, उसको वो डीमिनरलाइजेशन कराता है। लेकिन अगर ज्यादा औकात से ज्यादा अगर सिक्रेशन हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया, उस केस में अब जो हड्डियां हैं जो सही सही सलामत है, मान लो पूरा ये पूरा ह्यूमरस है, ठीक है ना, इन्हीं में से इसी को कमजोर करने लगा, इसी में से खींच खींच के कैल्शियम को ब्लड में लेके आएगा, याद रखेंगे इसको। तो यही लिखा है मैंने, व्हेन पीटीएच मोर देन ऑप्टिमम unnecessarily demineralization बोन में पोर्स कर देगा, लीड्स टू ओस्टियोपोरोसिस, बोन बिकम ब्रिटल एंड वीक, ब्रिटल मतलब तुरंत टूट जाएगा। नोट, पीटीएच कम तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम, इसे बोलते हैं टीटैनी। क्या बोलते हैं बाबू, एक बीमारी है जिसको बोलते हैं टीटैनी। कौन टैनी बाबू, टीटैनी। आगे देखते हैं, अब बात करें हम थाइमस, किसकी बात कर रहे हैं बाबू, थाइमस की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, थाइमस, पानी पीना थोड़ा सा। थाइमस एक ग्लैंड है बाबू जो रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। कहा जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाता है। थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाएगा तो थाइमोसिन कम रिलीज होगा, और थाइमोसिन कम रिलीज होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बूढ़ों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एडल्ट से बहुत कम होता है। इसीलिए बूढ़े लोग को सुरक्षित रखा जाता है ताकि उन्हें ज्यादा ज्यादा बीमारियां ना पकड़ लें, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है। पूरा का पूरा थाइमस ग्लैंड हो गया। चलिए आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट एंड द आयोटा बिटवीन लंग्स। ध्यान से देखें, लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट के वेंट्रल साइड में होगा, याद रखना। मीडिया स्टेनम में होता है पूरा हार्ट, तो उतना नहीं जाएंगे अंदर हम, याद रखेंगे, ये पूरा लाइन याद रखो जो मैंने बताया। लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट एंड द आयोटा बिटवीन लंग्स। ओके, लॉब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये भी बाइलोब्ड होता है, मतलब लोब इसमें होता है। सिक्रीट थाइमोसिन हार्मोन, फंक्शन क्या होगा, मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया। डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट व्हिच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डू नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीएमआई क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी का यूज होता है उसे बोलते हैं ह्यूमोरल, और जिसमें एंटीबॉडी के बिना
इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे कि एक गंदा सा बाहर से कोई पैथोजन आया और हमारा एक अच्छा सा एक सेल है जो फैगोसाइटोसिस का नेचर रखता है, वो आएगा, इसको खा जाएगा। ये जो बीमारी फैलाने आया था अब एक किसी के पेट में है, हमारे पेट में नहीं है। याद रखना बाबू, ध्यान समझना इस बात को। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है? एक सेल है हमारे बॉडी में, सॉरी यस, हमारी बॉडी में एक सेल है जो जिसकी एक क्षमता क्या है कि फैगोसाइटोसिस है, मींस दूसरे को गिर रहा है यार, दूसरे को खा सकता है। तो एक पैथोजन आया, इसको ये खा लिया, अब देखो कोई एंटीबॉडी का है कोई काम नहीं है, इसको बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी कि आपके बॉडी में जो प्रोटेक्शन चल रहा है वो कोई सेल कर रहा है, इनगल्फ कर ले रहा है दूसरे को, और इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब चलिए आगे देखते हैं। डू नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडी, याद रखना आज तक नहीं पता रहा होगा, चलिए पता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो थैंक यू बोल देना नीचे। प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, हमारे ब्लड में, ह्यूमोरल का मतलब ब्लड होता है एक तरह से, और बाबू ह्यूमोरल, अगर ब्लड में एंटीजेंस हैं, एंटीबॉडीज हैं, तो एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यूनिटी हमारी बनती है इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो याद रखना कि जो थाइमोसिन हार्मोन है वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर पीछे जाइए, और पीछे जाके मतलब इसके पीछे नहीं, वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाएं और फिर से सुने, धीरे धीरे सुने। चलिए आगे देखते हैं। थाइमोसिन कम हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? कम। ओल्ड एज में थाइमोसिन कम हो जाता है, थाइमस ग्लैंड कम हो जाता है। अब आते हैं मोस्ट वेरी वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है बाबू? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, 5 मिनट दीजिए। कितना मिनट? 5 मिनट पूरा का पूरा आप रटवा देंगे, ये मेरा दावा है, वादा नहीं है, दावा है। ध्यान से देखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड of position present on anterior part of kidney, one pair present an anterior part of kidney, किडनी के एंटीरियर पार्ट में होता है। कहाँ होता है बाबू? किडनी के एंटीरियर पार्ट में होता है। कौन? मैं? अरे ये कौन? अरे देखो, ये है किडनी। किडनी के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, ये किडनी है उसके ऊपर भी होते हैं, याद रखना, इसलिए नाम पड़ा एड्रीनल। क्या पड़ा है? ये देखो, मैं आपको नया चीज बताऊंगा, मुझे पता है आप मुझे थैंक यू बोल रहे होंगे लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कमेंट में जरूर लिख देना कोई भी एक अच्छी सी बात, बुरी सी भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ मेरी में बुरी लग रही हो तो। देखें, एड मतलब, ध्यान से देखें, देखिए ये किडनी है, ये क्या है बाबू? किडनी, मान लो यूरेटर निकला, यही ऊपर ऐड होता है और किडनी को हम रीनल कहते हैं। तो ऐड हुआ है एक ग्लैंड, ऐड रीनल, या फिर ए फॉर एंटीरियर समझ लो, तो प्रेजेंट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ऐड रीनल। रीनल मतलब किडनी, ऐड मतलब एक स्ट्रक्चर ऐड हो गया किडनी के ऊपर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एड्रिनल। कितने लोगों को पता था? रेज योर हैंड, रेज योर लेग। नहीं पता था? वेरी गुड, कोई है ही नहीं, कौन उठाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 पार्ट में पढ़ेंगे इसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, सारा का सारा यहाँ पे खिचड़ी हम पकाते हैं। ध्यान से देखेंगे। अगर हम मान लें, देखिए पिज्जा की तरह की स्ट्रक्चर दिया होगा, तो पिज्जा आप खाइए, हम पिज्जा गोल वाला खा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हम मान लेते हैं बीचों बीच, इसको 2 पार्ट में बांट दिया हमने, ये बीचों बीच है, ये पूरा किनारे वाला हिस्सा है, जो बीचों बीच है इसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। देखो कितना क्रिएटिव से मैंने डायग्राम बनाया था, क्या कुछ समझ में आ जाए? ध्यान से देखना, जो बीच वाला पार्ट है ये है एड्रिनल मेडुला, बाद में बात करेंगे। इसके अलावा जो भी पार्ट दिख रहा है बाबू एड्रिनल कॉर्टेक्स है। आपके मोबाइल का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, मैंने अपना वॉल्यूम बढ़ाया, टेंशन ना ले। चलिए, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो एड्रिनल का 80 से 90 हिस्सा कवर कर रहा है बाबू, 80 से 90% हिस्सा वो कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो 10-20% है वो है मेडुला। तो मैक्सिमम पोर्शन कौन कवर कर रहा है बाबू? याद रखना, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स किनारे, किसी भी स्ट्रक्चर का किनारे वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है और बीचों बीच वाला हिस्सा मेडुला कहलाता है। तो यहाँ पे है एड्रिनल कॉर्टेक्स, आपको दिख रहा है। 3 लेयर होंगे, तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब पहला, दूसरा, जो मन करे कह दो, 3 लेयर होंगे। जो सबसे बाहर वाला होगा उसे बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, जो बीच वाला होगा जोना फैसिकुलेटा, और जो लास्ट वाला होगा जोना रेटिकुलरिस। याद रखेंगे, यहाँ से रिलीज होगा बाबू जो हार्मोन से बोलेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, या यहाँ रिलीज होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और लास्ट में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तीनों की हम बात करेंगे, डिटेल में चर्चा होगी बाबू, चर्चाएं होंगी और अच्छे से होंगी, मेहनत से होगी। हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश हो जाएंगे, 360 करके आएंगे, ये वादा नहीं है, दावा है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एड्रिनल मेडुला जो होगा वो जो रिलीज करेगा इसको बोलते हैं कैटेकोलामाइंस, और इसमें 2 हार्मोन्स आएंगे, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रीन और इसका दूसरा नाम होगा नॉर एपिनेफ्रीन। याद रखेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे
और 360 नंबर लाएंगे। कैटाकोलामाइंस आर बायोलॉजिकली एक्टिव कॉल्ड बायोजेनिक एमाइंस। ई का होता है, ई का होता है बाबू, पढ़ेंगे इसके बारे में, देखेंगे हम ये क्या होता है, याद रखें इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन आया हुआ था, एकदम उड़ गया था होश सबका, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, कुछ उड़ने नहीं दूंगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, आज ज्यादा तारीफ होगी मेरी, अब इससे बाद सिर्फ पढ़ाई होगी, बकवास नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलस याद कर लो बाबू, ध्यान सुनो फिर सुनो। जो एड्रिनल ग्लैंड, उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर ऐड हो गया है तो एड्रिनल ग्लैंड हो गया। और जो एड्रिनल ग्लैंड है बाबू, उसका एक पार्ट क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरा पार्ट क्या है, मेडुला। कॉर्टेक्स वाला मैक्सिमम पार्ट जो 80 से 90% कवर करेगा, और जो मेडुला होगा वो 10% 20% कवर करेगा। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है उस 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा उसे बोलेंगे ग्लोमेरुलेसा, जो बीच वाला होगा उसे बोलेंगे फैसिकुलेटा, और जो नीचे वाला होगा रेटिकुलरिस। जो ऊपर वाला है वो रिलीज करेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो बीच वाला है वो रिलीज करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जो नीचे वाला है वो रिलीज करेगा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। देखते हैं एक करके क्या है मतलब। तो पहला हम पढ़ते हैं जोना ग्लोमेरुलस, आपके सामने पेश करते हैं एक गजब का नृत्य, ध्यान से देखें। हार्मोन, तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो हार्मोन रिलीज करेगा उसको बोलेंगे एल्डोस्टेरॉन, और एक तरह का ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड के ग्रुप में आता है। रेगुलेट्स बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिनरल्स कहलाते, इसलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। Aldosterone act mainly at renal tubules and stimulate reabsorption of Na+ and water and excretion of K+ and phosphate ion। यानी कि याद रखना है, reabsorption of Na+ and water and excretion of K+ and phosphate ion। वेरी हम नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है, NCERT कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू, क्या ये रहा है, देखो बिल्ली आ गई हमारे स्टूडियो में, कोई बात नहीं, ओके। अब देखिए ये कह रहा है कि जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, ये क्या कराता है, सोडियम को और वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। कहां से, रेनल ट्यूब्यूल से। मान लो आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई, आप किसी पहाड़ी एरिया में, सॉरी आप किसी ऐसे एरिया में चले गए, मान लो आप राजस्थान में चले गए, एकदम भटक गए हो और वहां पे एकदम धूप है भयंकर, आपकी प्यास लगी है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। उस केस में अभी तक सिर्फ पीसीटी से अब्जॉर्ब होता था, अब डीसीटी से भी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा वाटर, और करवाएगा कौन, एल्डोस्टेरॉन। कौन करवाएगा, एल्डोस्टेरॉन। और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि सोडियम Na+ को भी, इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या करवाएगा, अंदर खींचेगा, ब्लड में खींचेगा, ताकि आपकी बॉडी की पानी की पूर्ति पूरी हो सके। याद रखना बाबू। और साथ में एक्सक्रीशन ऑफ K+, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन करवा देगा K+ का और फॉस्फेट आयन का। तो याद रखना, जो एल्डोस्टेरॉन है ये एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसको बंद कर दीजिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरॉन आ रहा है, और ये कहां से रिलीज होता है, एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले हिस्से से रिलीज होता है, इस बात को याद रखना। और ये करवाएगा क्या, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड Na+ फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सिक्रीशन ऑफ K+ एंड फॉस्फेट आयंस। याद रखेंगे इसको। Aldosterone help in maintenance of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure, ब्लड प्रेशर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर में बहुत ही अच्छे से रास मैकेनिज्म पढ़े थे, याद आ रहा है, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। नहीं याद आ रहा है, अरे याद करो, एक्सक्रीशन का 1 शॉट वीडियो पड़ा हुआ है, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। 1 घंटे में पूरा एकदम खोल कर रख दिया उसको हमने। चलिए ध्यान से देखेंगे, जोना फैसिकुलेटा। तो पहला जो था जोना ग्लोमेरुलस, क्या था जोना, जोना 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 कहां गया भैया, ग्लोमेरुलोसा, यहां से सिक्रेट होता है एल्डोस्टेरॉन। और अब दूसरा है बाबू क्या, जोना फैसिकुलेटा। यहां से जो हार्मोन निकलेगा, देखो कितने सुंदर मैंने कैसे कैसे लिखा है, अलग अलग से हार्मोन लिख दिया है मैंने। ये देखो सुंदरता फंक्शन लिख दिया है, एकदम आपका सारा समय बच रहा है बाबू। खुश हो जाइए, डॉक्टर बन जाइए, 360 लेके आइए और मेरे साथ एक फोटो जरूर खिंचवाइए अगर आपका मन करे तो। चलिए, हार्मोन्स, एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कई सारे होते हैं, लेकिन उसमें से एक है बाबू कॉर्टिसोल। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है, एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है, कॉर्टिसोल। इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। क्यों ऐसा, देखें इसका फंक्शन देखें। पहला, इंक्रीजेस ग्लूकोज इन ब्लड, सबसे बड़ी बात है बाबू, ये डायबिटिक हार्मोन कहते हैं इसको, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं इसको, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। और कैसे बढ़ाएगा, यही तो कहानी है, देखिए ध्यान से। बाय लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बाबू ध्यान समझना, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है कि जब हम कभी नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से हम ग्लूकोज बना दें, ब्लड में रिलीज करवा दें, इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अगर हम, ध्यान से समझना, और अगर हम
ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना दें, इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं। और अगर हम ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर ये उल्टा हो जाए तो ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। सबको हम समराइज करते हैं, ध्यान से सुनना। जो कार्टिसोल है ये क्या करवा रहा है, सबसे पहले समझो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का निर्माण फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस लाइक फैट एंड प्रोटीन। फैट से क्या कराएगा, मतलब फैट जो लिपिड है, इसे क्या करेगा, लाइपोलिसिस क्या कहलाएगा, देखो लाइपोलिसिस यानी कि लिपिड को तोड़ देगा, प्रोटियोलिसिस प्रोटीन को तोड़ देगा, और ये सब कन्वर्ट किस में करेगा, ग्लूकोज में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि लिखा है मैंने स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को बनाना। और जब ग्लूकोज बनेगा तो जाएगा ब्लड में, और ब्लड में ग्लूकोज की संख्या बढ़ेगी, और जब ग्लूकोज की संख्या बढ़ेगी बाबू, इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, यानी कि हमारे ब्लड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। पीठ में थोड़ा दर्द हो गया था, अब सही है। चलिए आगे देखें हम। दूसरा, ये पहला फंक्शन हो गया, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। पूरी कहानी है कैसे हो रहा है, इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। क्या लिखा है, इनहिबिट द, लिखा है दूसरा एनसीईआरटी ने, इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेल को अमीनो एसिड को लेने नहीं देगा, ताकि अमीनो एसिड भी ज्यादा से ज्यादा टूट के, अमीनो एसिड मतलब क्या, प्रोटीन का एक कंपोनेंट, प्रोटीन ऐसे ही बनता है, अमीनो एसिड वगैरह इसी का डेरिवेटिव है। अब देखें, अमीनो एसिड अगर सेल एब्जॉर्ब कर लेगा, यूज कर लेगा, तो सेल को एब्जॉर्ब नहीं करने देता, कहता नहीं मैं तुमको तोड़ूंगा और तोड़ के ग्लूकोज बनाऊंगा। तो याद रखना, ग्लूकोज को बढ़ाना है ब्लड में, यही इसका काम है। और जब ग्लूकोज को बढ़ाना है तो इसके लिए अमीनो एसिड को ये अपटेक नहीं करने देगा सेल के द्वारा। इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। इसीलिए इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। कैसा एसिड, अमीनो एसिड, नॉट अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। बाबू आपके बॉडी में कहीं भी इंफ्लेमेशन है, तुरंत पहुंच जाएगा, उसके एंटी में काम करेगा, उसको ठीक कर देगा। इसको कहते हैं एंटी इंफ्लेमेशन। मैंने बता रखा है, इंफ्लेमेशन कहीं बॉडी में आप कह सकते हो, अगर आपकी बॉडी किसी हिस्से में पेन हो रहा है, उसी हिस्से में गर्म है मामला, हीट टेम्परेचर बॉडी से ज्यादा है उसकी। तीसरा, सूजन हो गया है, वहां पे इनलार्जमेंट हो गया है। और चौथा, बहुत ही रेड हो गया है, रेडनेस। इन चारों को मिला के बोलते हैं क्या, इन्फ्लेमेशन। क्या बोलते हैं बाबू, इन्फ्लेमेशन। ध्यान से समझेंगे इस बात को, ओके। नेक्स्ट, इम्यून सप्रेशन इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। बाबू याद रखेंगे, मान लो इम्यून सिस्टम का काम होता है बाहरी सेल का आए उसको भगा दो। मान लो किसी में किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, उस केस में किडनी, जब मान लो मेरे पास एक किडनी खराब हो गया है, भगवान ना करे ऐसा हो, अब देखो किडनी खराब हो गया तो दूसरी किडनी आ रही है, तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये सोचेगा कि अरे ये तो बाहरी किडनी है, इसको अटैक करो, भगाओ इसको। लेकिन उस समय डॉक्टर को क्या करना है, वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है कि ताकि इम्यून सिस्टम इसे किडनी पे अटैक करके इस जो ट्रांसप्लांट हो रहा है इसे रिजेक्ट ना कर दे। उस रिजेक्शन को कम करने के लिए इसलिए हम अपने क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। और उसके लिए आता है कई सारी दवाएं, जैसे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कहते हैं। उसमें से एक बाबू ये भी होता है, इट एक्ट एज इम्यून सप्रेशर। याद रखेंगे इसको। इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, किडनी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसीलिए देखो लाइफ सेविंग कह रहे हैं, इतना ज्यादा फंक्शन है इसका। स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, आपने देखा हमने थायरोक्सिन, याद रखना थायरोक्सिन भी स्टिमुलेट करता था आरबीसी का प्रोडक्शन, ये भी कर रहा है स्टिमुलेट आरबीसी का प्रोडक्शन। जोना रेटिकुलरिस, लास्ट वाला जो लेयर है कॉर्टेक्स का, यानी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो आखिरी लास्ट वाला लेयर है जो जस्ट मेडुला के ऊपर है वो है रेटिकुलरिस। और ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज कर रहा है, यानी कि कुछ स्टेरॉइड रिलीज करेगा एंड्रोजन मेल्स में, एस्ट्रोजन फीमेल्स में, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, प्रमोट ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर। एक्सियल हेयर मतलब समझ रहे हैं बाबू, बहुत अच्छे। प्यूबिक हेयर, नॉट पब्लिक हेयर बाबू, ये पब्लिक हेयर नहीं प्यूबिक हेयर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंड फेशियल हेयर, जो चेहरे में बाल आते हैं बाबू, आप देखे होंगे जो गोरे गोरे लड़के होते हैं या गोरी गोरी लड़कियां होती हैं, जब अपनी प्यूबर्टी पे पहुंचती हैं तो पूरा बाल पूरा छोटे छोटे रोए होते हैं, उसे बोलते हैं क्या, नहीं प्यूबिक हेयर नहीं, फेशियल हेयर। प्यूबिक हेयर कहीं और होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कब होता है ये सब, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। नेक्स्ट, एड्रिनल मेडुला के बारे में बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीनों लेयर अलग अलग हार्मोन रिलीज कर रहे थे। एक था बाबू एल्डोस्टेरोन जो पानी को एब्जॉर्ब करा रहा था, जो सोडियम को एब्जॉर्ब करा रहा था, और जो पोटेशियम को रिलीज करवा रहा था, एक्सक्रीट आउट करवा रहा था, फॉस्फेटाइन को एक्सक्रीट आउट करा रहा था। और हमने देखा कि दूसरा लेयर था ग्लोमेरुलसा का, वो रिलीज करता था
कॉर्टिसोल जो कि मेनली उसका काम था ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना, उसके लिए प्रोटियोलिसिस करा रहा था, लाइपोलिसिस करवा रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा था और इनहिबिट करता था सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड कर रहा था। आपने देखा, हमने कुछ नहीं देखा, आरबीसी का प्रोडक्शन करवा रहा था, ये सब देखा आपने। अब हमने देखा लास्ट में जो लास्ट वाला था जो एंड्रोजेनिक हार्मोन रिलीज करवा रहा था जिससे प्यूबिक हेयर का ग्रोथ हो रहा था, जिससे एक्सियल हेयर का ग्रोथ हो रहा था, जिससे जिससे फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा था, कब प्यूबर्टी में हो रहा था। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम देख रहे हैं एड्रिनल का 20% वाला भाग जिसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या तो ये दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक बाबू एड्रिनलिन, दूसरा नॉर एड्रिनलिन, और इसको बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस। समझ रहे हैं? अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, इसीलिए बोलते हैं अमाइन लास्ट में आ रहा है, और बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है बायोजेनिक एमाइंस। क्या बोला जाता है? बायोजेनिक एमाइंस, बिकॉज दे आर द अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। याद रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, these hormones are rapidly secreted in response to stress of any kind of emergency situation and are called emergency hormone or hormones of fight and flight function. Activate sympathetic nervous system, alertness बढ़ जाएगा। ध्यान से देख लो बेटा, ध्यान से देख लो इसको। जो एड्रेनलिन हार्मोन है, तो अभी बज रहे हैं एक, आप लोग पढ़ रहे होंगे अभी, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, ओके। जो एड्रिनल का मेडुला वाला पार्ट है, ये रिलीज कर रहा है हार्मोन दो तरह के, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का नाम दूसरा होता है एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनलिन का नाम होगा नॉर एपिनेफ्रिन। और ये दोनों का सेम काम होगा बाबू, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ये माइनर लेवल पे हमको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ एनसीईआरटी में ये पढ़ो, दोनों एकदम सेम काम करते हैं, दोनों को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। और जिसमें से एड्रेनलिन है वो ज्यादा सीक्रेट होता है, इसलिए मेनली हमें हमेशा हर जगह एड्रेनलिन की बात करते हैं, 10% कहीं जाके नॉर एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, इसलिए इसकी ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन दोनों कहलाएगा, नॉर भी, लेकिन हम जनरली किसकी बात करते हैं क्योंकि ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लाइट या फाइट हार्मोन। जब आप उड़ रहे हो या फ्लाइट में हो, उसमें डर लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, उस समय एड्रेनलिन रिलीज होता है, एकदम पसीने छूट जाते हैं, पिपल डायलेशन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या लग जाता है, अरे सुसु लग जाता है बाबू। याद रखेंगे, उस समय बहुत चीजें होती हैं जो मैं बता नहीं सकता। अब इसे कहते हैं इमरजेंसी कंडीशन, और उस समय एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सिंपैथेटिक। और बाबू उसके इसमें होगा क्या? ध्यान से देखो, अलर्टनेस बढ़ जाएगा। मान लो मैंने कहा था आप खाते हुए भूजा जा रहे हो, और भूजा खाते हुए गए, रास्ते में सांप दिख गया, अरे सांप दिख गया तो क्या भूजा खाओगे? अरे भूजा थोड़ी खाओगे। ध्यान से सुनना कि ये क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जब आप इमरजेंसी कंडीशन में होते हो। जैसे आप भूजा खा रहे हो, भूजा खाते हुए जा रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जिंदगी में पता नहीं किसके किसके बारे में सोच रहे थे, अचानक से देखा सांप, अरे कोबरा सामने खड़ा है। उस केस में क्या बताओ, तुम भूजा खाओगे? अरे हरे राम, तुम भूजा खाओगे कभी? अरे भूजा फेंक के भागने के लिए सोचोगे। उस केस में अभी भागने के लिए सोच रहे हो, तुम बताओ बॉडी कंडीशन क्या होगा? अरे सांप को देख के आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसे हम बोलते हैं क्या? बताओ, प्यूपिल डायलेशन। क्या बोलेंगे इसको? प्यूपिल डायलेशन होगा। कौन डायलेशन होगा? प्यूपिल डायलेशन। ध्यान से देखेंगे, प्यूपिल डायलेशन, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी, एकदम अलर्ट हो जाओगे, भागने के लिए तैयार हो। पाइलो इरेक्शन, अरे रुआ हुआ खड़ा हो जाएगा बाबू, पूरा बाल वाल एकदम ऊपर हो जाएगा, गूज़बम्प कहते हैं उसको। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड हार्ट रेट धक 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 चलेगा एकदम। वैसे क्या चलता, धक 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 चलेगा, एकदम भयंकर हार्ट रेट बढ़ेगा। और उस केस में कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अरे पसीने से भीग जाओगे, कहां कहां पसीना हो जाएगा, इसे कहते हैं स्वेटिंग बढ़ गया। और बाबू आपको एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी की जरूरत है यानी ग्लूकोज की जरूरत है, यानी कि बॉडी में जो भी आपके रिजर्व मटेरियल रखे गए हैं, जैसे ग्लाइकोजन है, तो वो टूट जाएगा, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस हो जाएगा, और ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। और क्या होगा? लाइपोलिसिस, जो भी लिपिड है वो भी टूट जाएगा और ग्लूकोज बनाएगा। प्रोटीयोलिसिस होगा, प्रोटीन टूट के ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। अब देखिए ध्यान से, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सांसें बहुत तेजी से चलेंगी ताकि ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचे, और बाबू रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा ताकि एनर्जी बढ़ जाए। हम नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है, याद रखना। और ये सब तो बढ़ गया, बच गया भाग के साथ। अब तुम खुद बताओ,
तुम खुद बताना, अगर बाबू सांप अब दिख गया तो क्या तुम्हें सलाइवा सिक्रेट होगा? अरे मुंहवा सूख जाता है, क्या क्या सूख जाता है, तुम खुद बताओ। यानी कि आपकी बॉडी उस समय आपके डाइजेशन को कराने में ध्यान नहीं, हम डाइजेशन जब पढ़ते थे तो ये सब बहुत अच्छे से पढ़े थे बाबू, कई दिन लगा था, कई हफ्ता लगा था, लेकिन क्या करोगे, डिलीट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है काम नहीं आएगा, पूरी जिंदगी काम आएगा आपके। ध्यान से सुनना, अब उस केस में सलाइवेशन कम हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कम हो जाएगा, यानी कि डाइजेशन के लिए जो भी चीज जिम्मेदार है वो दब जाएंगी। सारा फोकस आपको भगाने के लिए, आपको उस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। मजा आ रहा है बाबू। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को हम कहते हैं ट्रिपल एफ ग्लैंड या टेट्रा एस या 4S ग्लैंड। ये 3F ग्लैंड या तो 4S ग्लैंड। 3F मतलब फियर, डर गए हो, एड्रेनलिन रिलीज होगा। लड़ रहे हो, एड्रेनलिन रिलीज होगा। फ्लाइट में हो, ऊपर जा रहे हो, अरे एकदम एड्रेनलिन रिलीज होगा बाबू। एड्रेनलिन और क्या ये फंक्शन क्या करता है? साल्ट रिटेंशन, शुगर मेटाबॉलिज्म, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, स्ट्रेस। समझ रहे हैं, जब स्ट्रेस में आएंगे तो भी ये रिलीज होगा। सॉल्ट रिटेंशन मतलब सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा है, शुगर का मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, सेक्स कॉर्टिकॉइड पता नहीं क्या क्या करा रहा है, एक्सियल हेयर को, प्यूबिक हेयर को, फेशियल हेयर को ग्रोथ करवा रहा है प्यूबर्टी में। ये सारे फंक्शन हैं, इसके याद रखेंगे। याद करिए एक बात, हम लोग पढ़े थे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता था बाबू, ध्यान समझना। ACTH, एडिनोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते थे, सॉरी एड्रिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता था और यही है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को धकेलता है कि तुम जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करो। याद रखना इसको। सिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज कंट्रोल्ड बाय रेनिन। रेनिन ये बाबू रेनिन हार्मोन है, हार्मोन एंजाइम नहीं है। जो एंजाइम होता है RENNIN होता है। तो किडनी से रेनिन निकलता है और ये कहता है कि अरे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, अरे एल्डोस्टेरोन जल्दी से रिलीज हो जाओ। याद करो रास मैकेनिज्म, याद आ रहा होगा, कनेक्ट करिएगा चीजों को। आगे देखते हैं, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं कुछ बातें। हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उसका हाइपोसिक्रेशन हो गया तो एनसीईआरटी ने एक बात मेंशन की रखी है वो एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज क्या हो गया? अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, लेस शुगर हो गया, उसे आप अब आपको एनर्जी ही नहीं है, शुगर नहीं है, तो एक्यूट वीकनेस, बहुत अचानक से वीकनेस फील होगा, फैटिक होगा, काफी जल्दी थक जाएंगे और इस कंडीशन को कहते हैं एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज मैंने कहा कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो उसमें जैसे जनरली हम बात करते हैं ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाता है। लाइफ सेविंग हार्मोन मानो कॉर्टिसोल है, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। अगर वही रिलीज नहीं हुआ या कम रिलीज हुआ तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा कौन? और जब ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं तो आपको फैटिक महसूस होगा, आपको थकावट आएगी, अनिद्रा आएगी, थकान आएगी। इसीलिए बाबू, और इसका नाम है एडिशन डिजीज, क्योंकि एडिशन रहे होंगे इन्होंने इसके बारे में बोला गया होगा, तो मैंने ही बोला था। देखो एडी डिजीज है ये, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखेंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी में एक बात याद रखना, हाइपर सिक्रेशन, अगर ये बहुत ज्यादा सिक्रेट हो जाएगा तो इसे बोलते हैं कसिंग सिंड्रोम। कसिंग या तो कुशिंग कह दो, जो मन कहो। एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी फैट हो जाएगा, अब बहुत दुबरा जाएंगे, अरे बाबू मुझे बहुत जरूरत है इसकी। चलिए नोट करके लिखेंगे, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर बायोजेनिक एमाइंस, मींस प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के प्रोडक्ट हैं और बायोलॉजिकली एक्टिव है, इसीलिए बोलते हैं बायोजेनिक एमाइंस। क्वेश्चन आ चुका है, नोट कर लेंगे, बाहर का नहीं है, आ चुका है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए याद रखें। पैंक्रियाज, कौन क्रियाज? पैंक्रियाज। क्या है? समय है पैंक्रियास। प्यास लग जा रही है, आज का है। पोजीशन पैंक्रियाज बाबू, आपको पता है जो ड्यूडनम होता है, ड्यूडनम के दोनों लिम्ब के बीच में प्रेजेंट होता है पैंक्रियाज। तो प्रेजेंट इन लूप ऑफ ड्यूडनम, नेचर हेट्रोग्राइन होता है, जिसे मिक्स कहते हैं। कंपोजिट मतलब ग्लैंड या तो एंडोक्राइन होता था या तो एक्सोक्राइन, लेकिन ये कैसा है गधवा, जो एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन है।
तो ध्यान समझेंगे। हम जो है इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। देखते हैं क्या होता है। ये जो इसका 98 से 99 पार्ट है बाबू परसेंट मैक्सिमम पार्ट, ये एक्सोक्राइन पार्ट है, और जो 1 से 2% पार्ट बचा एंडोक्राइन पार्ट है। तो आपने पढ़ा था, मैंने बताया था डाइजेशन, जब डाइजेशन पढ़ रहे थे, कि जो इसका जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, ये मैक्सिमम जो है मेजरली रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस, जो कि हम डाइजेस्टिव जूस है एक, वहां हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बस इतना याद रखना कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या ये रिलीज करता है, क्या 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 पैंक्रियाटिक जूस। अब हमको इस चैप्टर में बेसिकली डील करना है एंडोक्राइन पार्ट को। वहां हमने कहा था कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, यही लास्ट है बाबू, ध्यान से देखो। जो एंडोक्राइन पार्ट है ये 1 से 2% होता है, कंटेन्स, अब देखो जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसको सेल्स को बोलते हैं सेल्स ऑफ एसिनी, उसी तरह से एंडोक्राइन पार्ट में जो सेल्स है इसको बोलते हैं सेल्स, इसे बोलते हैं इजलेट ऑफ या फिर आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। 1 से 2 मिलियन होता है, कितना होता है, जो कि 1 से 2% है टोटल पैंक्रियाटिक टिश्यू का। पैंक्रियाटिक टिश्यू का इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे लिखा है मैंने एंडोक्राइन 1 से 2% और ये 98% लगभग। तो याद रखना कि ये जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें 1 से 2 मिलियन इजलेट ऑफ लैंगरहंस होते हैं। चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लिखा मैंने एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे टाइप ऑफ सेल्स, इजलेट ऑफ लैंगरहंस को 4 हिस्सों में हम बांट देते हैं। उसके पास होते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, पीपी सेल। गामा सेल, पीपी सेल हमारे सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, लेकिन फिर भी जान लेना, सॉरी गामा नहीं, डेल्टा है, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, डेल्टा है। डेल्टा सेल रिलीज करता है सोमेटोस्टैटिन और पीपी सेल रिलीज करता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये सब आउट ऑफ एनसीईआरटी है, हमको नहीं जानना है। आप बस ये जानो कि जो एंडोक्राइन है पार्ट है, endocrine part of pancreas contains 1 to 2 millions isolate of Langerhans, which are further divided into 4 types, that is alpha cell, beta cell, delta cell and pp cell. But we know that delta cell and pp cell are not in our syllabus, so we are removing it and we are focusing on alpha cell and beta cell. चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन, तो आपने देखा अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज कर रहा है, याद रखेंगे। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, याद रखेंगे। तो ग्लूकागॉन हार्मोन, बाबू ध्यान से देखो, मेरे सारे बाबू जितने भी हैं, बाबू और बहनी, सब लोग ध्यान देंगे इस बात को, बी एंड बी, ठीक है ना, बी ओके। तो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल करेगा। इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बिकॉज इट इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। जिस तरह से आपने देखा कॉर्टिसोल होता है, उसी तरह से ये भी गधा जो है ये क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ओके, एक्ट्स मेनली ऑन लिवर सेल्स एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस, शुगर को बढ़ाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ाएगा। चलिए इसका जो ये स्टार पॉइंट कर लेना, इसका मेन फंक्शन क्या है। ये लिवर में, आपको पता है आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो करके जाके स्टोर हो जाता है लिवर के सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में, और जब जरूरत होगी फिर ब्लड को ये ब्लड में ग्लूकोज के रूप में ये ग्लाइकोजिनोलिसिस करवा देता है। तो अब देखिए होता क्या है, जब आपके ब्लड में जरूरत होती है ग्लूकोज की, तब तुरंत ग्लूकागॉन रिलीज होता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, तुरंत एक्ट करता है लिवर सेल पे, और लिवर सेल पे एक्ट करके वहां पे जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करा देता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का टूटना इनटू ग्लूकोज, याद रखेंगे। और ये ग्लाइकोजिनोलिसिस को प्रमोट करता है, साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, यानी कि वो सारे प्रोसेस को प्रमोट करेगा जो ग्लूकोज को बनवाएंगे। चलिए तो याद रखेंगे कि ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको प्रमोट करेगा। रिड्यूस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाना है तो ब्लड में भेजना है, इसीलिए सेल के द्वारा कंजम्पशन को ये रोक देगा, इनहिबिट करेगा। चलिए अब बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो क्लास 12th वाला भी थोड़ा यहीं पढ़ लो, इंसुलिन का स्ट्रक्चर। जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बात नहीं किया, 12th में बात किया, थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक मॉलिक्यूल जो इंसुलिन का होता है बाबू, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में इंसुलिन। वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन कंटेन 51 अमीनो एसिड का चेन, एक चेन होता है बहुत बड़ा, जिसमें एक चेन में बड़ा चेन, उसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं, 51 अमीनो एसिड का चेन होते हैं इसके पास। देखिए इसके पास 2 चेन होते हैं कुल मिला के, दोनों चेन मिला के 51 है ये, ठीक है ना, अमीनो एसिड के चेन होते हैं। 2 चेन होते हैं, एक अल्फा चेन एक बीटा चेन। अल्फा चेन तो जो छोटा होता है 21 अमीनो एसिड, और इसमें होता है 30 अमीनो एसिड। तो थोड़ी बात है जो 12th में आप पढ़ेंगे, यही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। These 2 chains are connected by very important, ये आ चुका है एनसीईआरटी नीट में आ चुका है, कई बार आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, कि जो दोनों चेन होते हैं इंसुलिन में, एक 21 अमीनो एसिड का, एक 30 अमीनो एसिड का, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, तो कह देना कि डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, उससे कनेक्ट होते हैं।
अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, क्या फंक्शन है इसके। तो बाबू याद रखना, जो जो फंक्शन था आपका ग्लूकागॉन का, उसका एकदम अपोजिट होता है इसका। यानी ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, लेकिन ये ग्लूकोज लेवल को घटा देगा, इसलिए बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट, लिवर सेल एंड एडिपोसाइट, यानी कि जो सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू है, जहां जहां ग्लूकोज जाके इकट्ठा हुआ है, ठीक है। एंड इनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। देखिए बॉड, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है औकात से ज्यादा, तो तुरंत इंसुलिन रिलीज होगा और सेल के पास जाएगा, कहेगा अरे तुरंत एब्जॉर्ब करो ग्लूकोज को, ब्लड में से एब्जॉर्ब कर अपटेक को बढ़ा दो ताकि ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाए। याद रखना इस बात को। तो ये क्या है, ब्लड में ग्लूकोज है, कहां जा रहा है, सेल के पास जा रहा है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन पूछेगा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को कौन बढ़ा देगा, इंसुलिन। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को कौन घटा देगा, ग्लूकागॉन। समझ रहे हैं ना, इस बात को याद रखना। ब्लड में ग्लूकोज कौन बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन। ब्लड में ग्लूकोज कौन घटाएगा, इंसुलिन। इसीलिए इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है ना डायबिटिक पेशेंट को। डायबिटिक पेशेंट मतलब जिसके ब्लड में शुगर बहुत बढ़ गया है, उसको इंसुलिन दिया जाता है इसीलिए। तो इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, आपके ब्लड में शुगर लेवल को कम कर देगा। याद रखेंगे इस बात को। तो इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण लीवर में करवाएगा, क्योंकि ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, जाकर लीवर में स्टोर होगा। इंसुलिन इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनता तो उसको इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस में ग्लूकोज बनता उसको भी इनहिबिट करेगा। तो एकदम कॉमन सेंस से कुछ रटना नहीं है इसको, एक बात याद रखेंगे इसको। इंसुलिन इनहिबिट हो गया, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन ब्लड मेंटेन्ड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ऐसे हार्मोन है जो शुगर लेवल को बॉडी में होमियोस्टेसिस मतलब कितना रखना है, बराबर रखना है, ठीक है ना, उतना मेंटेन रखते हैं दोनों मिलके। ग्लूकागॉन बढ़ाता है, इंसुलिन घटाता है। एक बीमारी है, चलिए देखते हैं, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन बहुत कम सिक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, इंसुलिन कम सिक्रेट होगा। तो बाबू देखो, अगर इंसुलिन ठीक ठाक सिक्रेट होता है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या रहता है, कम रहता है, मेंटेन रहता है। अगर इंसुलिन कम हुआ तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, और ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो देखिए ध्यान से देखेंगे, इसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। क्या होगा, इंसुलिन कम, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। अगर बहुत दिन तक हाइपरग्लाइसेमिया है तो लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस। इसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपके जो यूरिन है, यूरिन के रास्ते आ जाएगा कौन, ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और बाबू फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, बॉडी कीटोन कंपाउंड बनेंगे, इसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया आर द टू मेन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इसको याद रखेंगे। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। अगर आपको डायबिटीज पेशेंट कोई है, बहुत ज्यादा डायबिटीज हो गया है, तो इंसुलिन की थेरेपी लेनी पड़ती है। सोमैटोस्टैटिन रेगुलेट लेवल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जैसे नोट करके दिया है, जैसे पीपी सेल है, पीपी सेल क्या करता था, पीपी सेल नहीं, जो डेल्टा सेल था वो रिलीज करता था सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन का एक काम मैंने लिख दिया, आउट ऑफ एनसीईआरटी लिख दो कि वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को भी क्या करता है, ट्रीट करता है, उसको रेगुलेट करता है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस 5-10 मिनट और लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। तो गोनैड्स, गोनैड्स क्या होते हैं, टेस्टिस और ओवरी को गोनैड्स कहा जाता है, जो कि रिलीज करवाते हैं गोनैडोट्रोपिन हार्मोन्स, सॉरी गोनैडोट्रोपिन हार्मोन्स गोनैड्स पे एक्ट करते हैं और इनसे इनका सेक्रेशन करवाते हैं, जो भी करना हो। चलिए क्या करता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला टेस्टिस, मेल में टेस्टिस होता है, तो लिखा है डिटेल स्टडी इन क्लास 12। यहाँ बस हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है, स्क्रोटम क्या होता है, क्यों बाहर होता है, क्यों बाहर लटका होता है, क्या ऐसा काम है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सब हम 12th में पढ़ते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे देखिए, जिसको स्पीड तेज लग रही हो वो 0.5 पे करके देखे, 1.75 पे देखे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आना चाहिए, नोट्स आपके साथ होना चाहिए। चलिए, तो क्या लिखा है, टेस्टिस कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड लेडिक सेल्स। ठीक है, होता क्या है टेस्टिस, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 10 सेकंड का। वो टेस्टिस जो होता है, इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट। इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक लोब्यूल्स के अंदर, एक लोब्यूल अगर हम यहाँ बना दे तो उसमें होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। एक लोब्यूल में देखा गया 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, अगर तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसको हम बात करें तो अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो होता है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो आगे चल के स्पर्म बनाएगा। तो इतना हमको नहीं जानना है, ध्यान से देखिएगा। टेस्टिस कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड लेडिक सेल, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। एक और होता है सर्टोली सेल, अभी बात नहीं किया क्योंकि हमने कहा डिटेल वहां पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जो मेनली आपको ये याद रखना है कि जो लेडिक सेल है, जो इंटरस्टिशियल सेल है, जो कि एक टेस्टिस में पाए जाने वाला सेल है,
वो रिलीज कराता है एंड्रोजन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होगा? एंड्रोजन shows anabolic effect on protein and carbohydrate। एनाबोलिक का मतलब होता है सिंथेसिस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक छोटा सा यहाँ पे मैंने मींस एक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन नहीं है लेकिन याद रखना कि जो एंड्रोजन है ये क्या कराता है? सिंथेसिस। अभी तक हमने देखा सब लोग तोड़वा रहे थे, जो था प्रोटीलिसिस करा रहा है, जो है वो लाइपोलिसिस करवा रहा है, लेकिन ये क्या करवा रहा है? इसको सिंथेटिक, इसको बनाता है। याद रखेंगे इसको, जो इसका मेन फंक्शन है प्राइमरी। एंड्रोजन रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। जैसे जो स्पर्म निकलता है तो आपने देखा होगा एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, पोस्टर ग्लैंड, जो भी एक्सेसरी ग्लैंड है, सेक्स ग्लैंड है, उसके मैच्योरेशन में हेल्प करता है कौन? एंड्रोजन। तो याद रखना एंड्रोजन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो मेल में सेक्सुअल ऑर्गन है, उनका जो डेवलपमेंट करवाएगा, मैच्योरेशन करवाएगा, याद रखना। तो टेस्टिस से हार्मोन जो निकल रहा है उसका नाम है एंड्रोजन, जो कि है एक टेस्टोस्टेरोन। मतलब एंड्रोजन का जो एग्जांपल है वो है टेस्टोस्टेरोन। और तो क्या फंक्शन है? स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ करवाएगा, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जो प्यूबर्टी में जैसे देखा होगा जो बच्चे होते हैं अभी 13-14 साल के, 12-13 साल के, उनका कोई दाढ़ी वाढ़ी नहीं रहता, लेकिन जैसे 14-15 क्रॉस करते हैं तुरंत फेशियल हेयर आता है, एक्सिली हेयर्स, बॉडी में और भी हेयर्स आ जाएंगे, एग्रेसिवनेस, बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन जैसे रिलीज होता है एग्रेसिव हो जाता है। 5 मिनट और, एग्रेसिव हो जाते हैं लोग, लो पिच ऑफ वॉइस थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे लोग जवान होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन मतलब रिलीज हो रहा है, अपना असर दिखा रहा है। इसीलिए जो बैल होते थे, आपको मैंने कितनी बार बताया है कि सांड को बैल बनाया जाता है। सांड का अगर एग्रेशन कम करना है, उसको हम लोग इकोनॉमिकल यूज के लिए, अपने यूज के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो बाबू अगर पता चले तुम कोई काम करो, तुम्हें उठक पटक दिया, मर गए, ठीक है ना, तो क्या करते हैं? सांड को बैल बनाते हैं। सांड को बैल बनाने के लिए क्या करते हैं? कैस्ट्रेशन, उसके टेस्टिस को हम लोग कैस्ट्रेशन करते हैं। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है क्रश करते हैं, ताकि उसका जो है टेस्टिस टूट जाए, खत्म हो जाए, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज ना कर पाए, एग्रेसिवनेस कम हो जाए। चलिए याद रखेंगे। और ये क्या कराएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और एंड्रोजन एक्ट ऑन सीएनएस एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर। लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है सेक्स करने की चाहत, सेक्सुअल डिजायर, किसी के साथ सेक्स करने की चाहत है, इसे बोलते हैं लिबिडो। और ये भी कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। यानी कि अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन ना आए तो आपको सेक्स करने का मन नहीं करेगा, याद रखेंगे इस बात को। चलिए दूसरा है ओवरी। ओवरी एक गोनैड है, गोनैड बताया मैंने, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करवा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, तो ये क्या करवाएगा? ओवम बनवाएगा, यानी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करवाएगा। प्रोड्यूसेस टू स्टेरॉइडल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो बाबू याद रखेंगे कि जो टेस्टिस है वहां से एंड्रोजन सिक्रेट हो रहा है, और सबसे बढ़िया एक एंड्रोजन है बाबू टेस्टोस्टेरोन। और वो क्या क्या करवा रहा है आपने देख लिया, सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, और याद रखेंगे एनाबॉलिक इफेक्ट शो करवा रहा है, सिंथेसिस इफेक्ट करवा रहा है। उसी तरह से ओवरी रिलीज करेगी ओवम, और ओवम के साथ साथ दो और हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि स्टेरॉइडल हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल से बने होंगे। अब देखिए ओवरी, ओवरी दो चीजों से बना होता है, जैसे मैंने बताया कि टेस्टिस जो बना हुआ है आपका इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल से, या तो एक क्या था उसका सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। उसी तरह से ओवरी ओवरियन फॉलिकल से बना है, और उसके अंदर होते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। देखिए जो ओवरी फॉलिकल है ये रिलीज करेगा एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन। ध्यान से देखिए होता क्या है कि जो फॉलिकल है, ओवरिन फॉलिकल मतलब होता है प्राइमरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डेवलपमेंट हो जाता है किसमें? मैंने बताया बड़ा सा एक होता है ग्रेफियन फॉलिकल में। किसमें? ग्रेफियन फॉलिकल। और ये ग्रेफियन फॉलिकल जब टूटता है तो यहां से निकलता है ओवम। अब ग्रेफियन फॉलिकल जो टूट गया, ओवम बना, जो बच गया इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखना कि जो फॉलिकल्स हैं वो रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिलीज करवाएगा प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है फिर से देखेंगे। ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है ग्रेफिन फॉलिकल में। ये ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होकर बनाएगा ओवम, जो कि होता है फीमेल गैमेट। और जब ये टूट जाएगा पूरी तरह तो बचेगा उसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है बाबू वो रिलीज करवाता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए बहुत रिस्पांसिबल होता है, सपोर्ट करता है। आफ्टर ओवम रिलीज फ्रॉम ग्रेफिन फॉलिकल ये डिजेनरेट होता है और इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन। याद रखेंगे। अब देखेंगे दोनों का फंक्शन क्या है, एस्ट्रोजन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है। देखिए ध्यान से, जो लोग पढ़े हैं हमसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उनको तो ये सब बहुत आसान लग रहा होगा। जो 11th वाले हैं या फिर जो टारगेट में जो पहली बार से पढ़ रहे हो, जो हमसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, किसी से ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़े, उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा, एक बार टास्क होगा ये। तो याद रखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा एस्ट्रोजन, डेवलपिंग ऑफ ग्रोइंग ओवरिन फॉलिकल, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाएगा। प्राइमरी फॉलिकल से किस में कन्वर्ट कर देगा? सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, फिर ग्रेफिन फॉलिकल में। मेमोरी ग्लैंड,
जो ब्रेस्ट होगा वो उसका डेवलपमेंट करवाएगा। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि अभी तक वो जिसे हम कहते थे प्यूबर्टी नहीं बच्ची है, अब वो बड़ी हो जाएगी। एंडोमेट्रियम में थिकनेस करवाएगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लीड करेगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन, सपोर्ट प्रेगनेंसी, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई। आप देखेंगे कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है बाबू, मेमोरी ग्लैंड होता है इसमें एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई जो कि डिफरेंशिएट करके मिल्क बनाते हैं और मिल्क को स्टोर भी करते हैं। तो ये एल्वुलाई लंग्स वाला नहीं है, ये मेमोरी ग्लैंड में एल्वुलाई होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क, और मिल्क का सिक्रेशन भी करवाएगा। तो ये दोनों आपको साफ साफ दिख रहा है एकदम अच्छे से, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे, ये पूछा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट। हार्ट देखिए ध्यान से, ये सब अब नॉन ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, मतलब ये सब ग्लैंड नहीं है सिर्फ, ये सब और भी स्ट्रक्चर उसमें से एक इनका फंक्शन ग्लैंड वाला भी है। तो बाबू हार्ट में आर्ट्रियल जो आर्ट्रियम होता है उसके वॉल से रिलीज होता है एक हार्मोन जिसका नाम है एएनएफ, एट्रियो नॉट्रियूरेटिक फैक्टर, आर्ट्रियल नॉट्रियूरेटिक फैक्टर, यानी कि एएनएफ एक हार्मोन है जो कि वैसोडाइलेटर है, यानी कि ब्लड प्रेशर को घटा देता है। अरे वेसल है, कोई बह रहा है, उसको थोड़ा हम फैला दें, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो एएनएफ इज ए वेरी गुड वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर होने की वजह से, जैसे आपने देखा एडीएच क्या होता था, वैसोप्रेसिन मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, उसी तरह से ये क्या होता है, वैसोडाइलेटर। आपने देखा एंजियोटेंसिन 2 होता था, इट इज अ वेरी गुड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इसी तरह ये क्या है, उल्टा उसका वैसोडाइलेटर। तो एएनएफ जो होता है बाबू इसलिए हम कहते हैं एएनएफ मैकेनिज्म इज एंटागोनिस्ट टू, या तो प्रोवाइड चेक टू रास मैकेनिज्म का उल्टा होता है। तो हार्ट का जो आर्टरिया का वॉल होगा वो एएनएफ रिलीज करेगा, एक वाइसोडाइलेटर है और ब्लड प्रेशर घटा देगा। अब देखते हैं हार्मोन्स ऑफ किडनी। किडनी का हार्मोन ध्यान से देखें, किडनी में होते हैं जेजी सेल, और जो जेजी सेल होते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ये जेजी सेल होते हैं जो बाबू दो तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे, एक रेनिन और एक एरिथ्रोपोएटिन। जो रेनिन होगा, रेनिन क्या करेगा, रास मैकेनिज्म को, ये रास मैकेनिज्म को ये पूरा देखता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और ये आगे चल के आपने देखा कि जब जीएफआर घटता है तो उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होगा, एरिथ्रोपोएटिन। तो दो हार्मोन, पहला रेनिन, दूसरा एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट बोन मैरो टू रिलीज आरबीसी को प्रोड्यूस करवाएगा। तो याद रखें किडनी के जेजी सेल से दो तरह के हार्मोन निकलेंगे, रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन। अब देखेंगे जीआईटी का हार्मोन, फिर मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरा मतलब हमारा जो है स्टमक, किडनी, सॉरी स्टमक और इंटेस्टाइन सब लेकर के कितने हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इनको हम बोलते हैं जीआईटी हार्मोन। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन, एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। आपके स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है बाबू, उसको ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिन और रिलीज करवा देगा एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। क्या रिलीज करवाएगा, एचसीएल और पेप्सिनोजन। तो याद रखेंगे, कुछ नहीं, एज इट इज पढ़ना है इसको। Secretin act on exocrine part of pancreas and secretion of H2O and bicarbonate ion। यानी कि सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो आपके पैंक्रियाज पे एक्ट करेगा, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पे, और रिलीज करवाएगा क्या क्या, बाइकार्बोनेट आयन और पानी। याद कर लेना। अब है क्या, कोलसिस्टोकाइनिन या सीसीके, एक्ट ऑन बोथ। देखिए ये ऐसा है, सीसीके की गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करेगा और पैंक्रियाज पे भी एक्ट करेगा, और गॉल ब्लैडर से सिक्रेट करवाएगा बाइल जूस, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस का पैंक्रियाटिक एंजाइम वाला पार्ट ये सिक्रेट करवाएगा। अब आता है लास्ट में जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड जो है जीआईपी, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोबिलिटी। जो यहाँ पे देखा आपने, गैस्ट्रिन क्या करता था, गैस्ट्रिक जूस कह सकते हैं कि जो एचसीएल है, पेप्सिनोजन है, इसको सिक्रेट करवाता है, और ये क्या कर रहा है, जो गैस्ट्रिक के सिक्रेशन है उनको रोक देगा, ये स्टिमुलेट करवाएगा, ये रोक देगा। चलिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी यहाँ पे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से रिलीज होते हैं, और इसे हम, इसका काम होता है ग्रोथ को, मतलब बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाना। चलिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत डरते हैं, इसलिए मैंने इधर फास्ट किया ताकि यहाँ स्लो से अच्छे से 5 मिनट और बस रुक जाइए, कहानी हो जाएगी फिनिश, खलास। चलिए देखिए, hormones bind to specific proteins called hormone receptors located on target tissue। तो देखिए मैकेनिज्म है ये हार्मोन्स का, ठीक है, दो तरह के मैकेनिज्म होंगे, हम पढ़ेंगे उसको बहुत आराम से। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। मिला ले कुछ। देखिए पहले ये देख लेते हैं,
Hormones bind to specific proteins called hormone receptors located on target tissue. ये हार्मोन है, ये एक टारगेट टिश्यू है जहां पे इसको एक्ट करना है, ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रिसेप्टर होगा, इससे बाइंड करेगा। अब ध्यान समझना क्या लिखा है, हार्मोन्स बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन टारगेट टिश्यू। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये एक क्या है, एक टारगेट टिश्यू सेल है, इसमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब देखो मान लो ये है, अब यहाँ से एक हार्मोन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पर रिसेप्टर बन जाएगा, ये हार्मोन आके यहाँ चिपक जाएगा, रिसेप्टर, इसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंट होता है टारगेट सेल पे। चलिए अब देखो दो तरह का ऐसा काम होगा। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, यहाँ तक मैसेज भेजेगा अपने किसी भी तरीके से। एक होता है सीधे अंदर घुस जाएगा, सीधे अंदर घुस के जाएगा और यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन होंगे जो जीनोम लेवल पे सीधे एंट्री कर देगा, इसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इसे बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर या सरफेस बाउंड रिसेप्टर। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये हार्मोन आ रहा है, तो एक केस होता है, कुछ हार्मोन होंगे जैसे वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन होंगे, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होंगे या जो वाटर से बने होंगे, ध्यान सुनना। अब वो क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल हार्मोन, यहाँ जाएंगे तो यहाँ लिपिड होता है, लिपिड होता है तो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो सेल पे ही अपना फंक्शन शो करेंगे और अपना मैसेज वहीं पे किसी को दे देंगे, तो इन्हें हम कहेंगे प्राइमरी मैसेंजर। और जिसको देंगे कि तुम जाओ अंदर डीएनए जीनोम को पहुंचा के आओ, ताकि वो चेंजेस कर सके, कुछ जो भी फंक्शन है फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म को। जैसे हार्मोन है, फिर से सुनना, ये हार्मोन है, इसका काम है कि इस सेल के पास पहुंचना और इसको बताना कि देखो तुमको ये काम करना है, तो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। ये जब इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, या तो अंदर घुस जाए सीधे बता दे, तो उस अगर अंदर सीधे घुस जा रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, जो यहाँ रिसेप्टर होगा उसे बोलेंगे इंट्रा, सेल के अंदर घुस जा रहा है। एक होगा क्या, एक होगा कि इसे ऊपर जाएगा, अंदर नहीं घुस पाएगा, बाहर ही अपना इन्फॉर्मेशन दे देगा, अरे जाके उससे कहो कि ये चीज कर दे, ये काम कर दे, जिसका जो जिस फंक्शन के लिए वो हार्मोन रिलीज हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर या सरफेस बाउंड रिसेप्टर। चलिए अब देखते हैं आगे। हार्मोन रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जिनका रिसेप्टर सेल के ऊपर होगा उसे बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली सेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो हार्मोन प्लस रिसेप्टर को हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यानी कोई हार्मोन अगर काम करना है अच्छे से, तो पहले उसको हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं या तो सरफेस पे हो सकते हैं या तो अंदर हो सकते हैं न्यूक्लियस के पास। तो अगर सरफेस पे होंगे तो सरफेस बाउंड रिसेप्टर कहलाएंगे, अंदर है तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहलाएंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि वो सिर्फ एक ही हार्मोन के लिए रिसेप्टर का काम करेंगे, बाकी किसी और के लिए नहीं। हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू, कुछ चेंज करता है। चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रोटीनिशियस हार्मोन है उनका मैकेनिज्म क्या है। प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल होंगे तो लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगे। जो लिपिड सॉल्युबल होगा, जो सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा लिपिड से बना होता है, तो आप जब उसे अंदर, अगर कोई वाटर सॉल्युबल नहीं जा पाएगा, कोई अगर लिपिड सॉल्युबल होगा जैसे स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड के बने होते हैं, वो अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो प्रोटीनियस हार्मोन होंगे वो कभी अंदर नहीं जा पाएंगे। अगर वो अंदर नहीं जा पाएंगे तो बाहर के अपन बाहर ही मैसेज छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। Protein hormones are water soluble, cannot enter into cell but send its information with the help of secondary messenger। देखिए क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये एक हार्मोन है, एग्जांपल ले लिया है एफएसएच का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। तो ये अभी एक ये कहलाएगा प्राइमरी मैसेंजर, इसी के पास मैसेज है, आया, अंदर नहीं घुसने दिया गया, यहाँ एक रिसेप्टर बना है, ये रिसेप्टर जो है कैसा रिसेप्टर है, सरफेस रिसेप्टर है, बाहर ही है। अब ये रिसेप्टर को मैसेज दे देगा। अब ये मैसेज क्या करेगा, यहाँ रेस्पॉन्स फर्स्ट, यहाँ पे ये मैसेज क्या करेगा, ध्यान से देखो, किसी और को पास करेगा कि तुम जाके ले जाकर के ले जाओ अंदर न्यूक्लियस को पहुंचा दो, ताकि न्यूक्लियस इस हार्मोन के अकॉर्डिंग चेंज प्रोवाइड कर सके, जो भी फंक्शन है प्रोवाइड कर सके। अब देखो ये मान लो एफएसएच किस पे एक्ट करता है, मान लो ये कहते हैं ओवरियन, जो ओवरी का सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है ओवरी का। अब होगा क्या, हार्मोन आया, ये एफएसएच है, मान लो एग्जांपल दिया है, तो रेस्पॉन्स, इसने रेस्पॉन्स क्या किया, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन हो सकता है, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम और आईपी3, ठीक है ना। साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम और आईपी3 ये तीनों सेकेंडरी मैसेंजर हैं, जो किसी हार्मोन, जो प्राइमरी मैसेंजर जो हार्मोन है उसका मैसेज लेके जाएंगे अंदर न्यूक्लियस की तरफ,
ठीक है ना। इसके बाद ये बायोकेमिकल रेस्पॉन्स पैदा करेगा और लास्ट में फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, मतलब कि ये जो मैसेंजर है वो जाके केमिकल के फॉर्म में देगा किसको, जीनोम को देगा, और फिर जीनोम इसके हिसाब से जैसा इंफॉर्मेशन है वैसा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करेगा। तो ये फिगर आता है एग्जाम में और ये सारे आपको भरने होंगे। ये क्या लिखा, हार्मोन है, एग्जांपल क्या है, रिसेप्टर है, ओवरियन सेल मेम्ब्रेन है, रिस्पांस फर्स्ट क्या था, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर खुद हार्मोन होता है, वो अपना इंफॉर्मेशन देता है सेकेंडरी मैसेंजर को, तो सेकेंडरी मैसेंजर जाता है सीधे जीनोम लेवल पे काम करता है, तो सबसे पहले बायोकेमिकल रिस्पांस आता है, मतलब केमिकल के फॉर्म में रिस्पांस, और वो केमिकल फिर जाके इनक्रिप्ट करते हैं और उसको फिजियोलॉजिकल रिस्पांस कहते हैं। याद रखेंगे इस बात को। एग्जांपल ओवेरियन ग्रोथ, मान लो एफएसएच का काम है ओवरी में ग्रोथ कराना, तो एफएसएच हार्मोन आया, कहा कि अरे अरे हम तो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो रिसेप्टर ने रोक लिया, तो इसने तुरंत क्या किया, रिस्पांस जनरेट किया, और जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर कहा कि जाओ और जल्दी से बोलो न्यूक्लियस को कि ओवरी में ग्रोथ कराना है, और जब ओवरी में ग्रोथ कराना है तो ये तीन तरह के मैसेंजर हो सकते हैं, या तो इन्हें साइक्लिक एएमपी मिलेगा, या कैल्शियम मिलेगा, या आईपी3 मिलेगा, और ये लोग इसके इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे और तुरंत बायोकेमिकल रिस्पांस देंगे, यानी केमिकल के फॉर्म में रिस्पांस देंगे, और ये केमिकल के फॉर्म का रिस्पांस बाद में चेंज हो जाएगा असली रिस्पांस में, जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, और ओवरी का ग्रोथ हो जाएगा। याद ये रखना है कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बस 1 मिनट और लगेगा। सुन लीजिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, कि ये जो मैंने बताया प्रोटीनेसिस हार्मोन है, जो अंदर नहीं घुस सकते, वो बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर भेजेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा टाइम, लेकिन ये फास्ट प्रोसेस तो है, लेकिन बाबू इफेक्टिवनेस कुछ देर के लिए होता है, याद रखेंगे इस बात को। अब चलिए नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन और लिपिड सॉल्युबल कैन एंटर इनटू सेल एंड डायरेक्ट कंट्रोल जीनोम, यानी कि इनको कोई सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा आएंगे, सेल में घुस जाएंगे और अपना इंफॉर्मेशन दे देंगे और कहेंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पांस पैदा करो, यानी कि अब ध्यान से समझना, ये जीनोम लेवल का हो रहा है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, लेकिन टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन जिस चीज में समय लगता है आप भी जानते हैं, वो काफी दिन तक चलता है, तो उसका इफेक्टिवनेस पीरियड बहुत ज्यादा रहता है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया है, एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन है और ये यूट्रस का एक सेल मेम्ब्रेन, यूट्रस का वॉल है समझिए, तो हार्मोन आया है एस्ट्रोजन, यहाँ पे आया, जैसे अंदर आया, कहा देखा मैं भी लिपिड तुम भी लिपिड, हमको अंदर जाने दो, और ये इसको अंदर जाने देगा। यहाँ पे न्यूक्लियस है बाबू, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस को अपना इंफॉर्मेशन दे देगा, और जाके यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर या फिर उसके अंदर जा करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये रिसेप्टर है, ये हार्मोन है, कॉम्प्लेक्स बन गया, और फिर जाके यहाँ पे देखिए जीनोम लिखा है mRNA, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे फिर ट्रांसलेशन शुरू होगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और फिर प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट हो जाएगा। तो एज इट इज सारा ये फिगर याद कर लेना, जो मेन इसका था मैंने आपको समझा दिया। एग्जांपल इसके कौन कौन आएंगे, स्टेरॉयड हार्मोन जैसे आयोडोथायरोनिन हो गया और एक एस्ट्रोजन हो गया। टाइम टेकिंग तो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मैंने लिखा है थैंक यू, होल एनसीईआरटी कवर्ड, मोर देन इनफ, 3 से 5 क्वेश्चन पर ईयर गारंटीड। अगर ये 2 लेक्चर आपने देखा है, 2 घंटे का लेक्चर दोनों मिला के, तो 100% गारंटी है, 4 से 5 क्वेश्चन को रोक नहीं सकता, 360 लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो दावा है मेरा, वादा नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।